आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी थी? मेरे तो सारी फेवरेट ही हैं। मेरी फेवरेट हीरोइन मेरी पत्नी है, और कौन सी आपको गानों का भी बड़ा शौक है साहब? गाना बिल्कुल आपके गाते हैं, पसंद- हम तो विधानसभा में गाते हैं, इसमें क्या हुआ। प्रकाश का बांग्लादेश से शरबत की दुकान, थारा औरोजी कमाई यात्रा दारू में कमाई, वो सिस्टम है, वो पहले नहीं था। अब तो क्या है, खाने कौन चाहता कि मैं तो रास्ते में जा रही थी, बेलपूड़ी खा रही थी, गाने तो ईंट का जवाब पत्थर का देना ही था। और उसके घर में घुस करके तो मोदी ने भुटका किया, उसको भुटका ही बोलते हैं। सेठ सानी सेठ जिसके अपने घर शीशे के हो, शायद वो कभी दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन मेरा एक ही मुद्दा था कि कोई झगड़ा टंटा फंटा माताकुट फाताकुट न हो, शांति बनी रहे। साल 1993 का था और राजस्थान की राजनीति में वह दौर भैरव सिंह शेखावत का था। उस दौर में बीजेपी एक युवा पर विश्वास जताती है और वह पार्टी के विश्वास और भरोसे पर खरा उतरते हुए 1993 के अपने पहले विधायकी चुनाव में भारी भरकम मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल अल्टीमेट इंडिया 360 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा नाम है केडी चारण। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के लोकप्रिय नेता और 4 बार के विधायक श्री पूराराम चौधरी से। पूराराम जी, हमारे चैनल अल्टीमेट इंडिया 360 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। इस फहरिस्त में पहला सवाल है कि 1993 में आपने बीजेपी के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा। भीनमाल उस वक्त कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और उस वक्त भीनमाल के मौजूदा विधायक प्रेम सिंह दहिया थे, जो 1990 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। और उस दौर में राजनीति इस तरफ रुख ले चुकी थी कि राजस्थान में आपातकाल की परिस्थितियां थी। 12 महीने तक विधानसभा भंग रही और उसके बाद 1993 के चुनाव हुए। लेकिन उस 93 के चुनाव में बीजेपी ने एक युवा पर विश्वास जताया और बीजेपी के उस युवा ने उस विश्वास पर खरा उतरते हुए 1993 के चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर प्रेम सिंह दहिया को 14,000 के भारी भरकम अंतर से हरा दिया। उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी और आपके लिए वह चुनाव कितना मुश्किल था? नहीं, को चुनाव तो हमेशा मुश्किल समझ के चलना चाहिए, लेकिन जब इतना राजनीति में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि राजनीति में इंटरेस्ट था लेकिन हम राजनीतिक महाराष्ट्र की, गुजरात की, वहाँ की करते थे, विशेषकर महाराष्ट्र की। जब ये 93 के अंदर एक सम्मेलन हुआ, उसमें राजमाता सिंह, भैरव सिंह शेखावत, ओम प्रकाश जी माथुर और बड़े बड़े भाजपा के अडवाणी जी, अटल जी और कई नेता थे। उन्होंने कहा कि इस बार आप युवा है और चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव बड़े पैसा और किसी को चुनाव लड़ा सकते हैं, हम फाइनेंस का कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो मामला बैठा नहीं। मैं इस पहले से ही संघ की विचारधारा से मिलता जाता, और संघ के लोगों ने कहा कि चुनाव तो आपको ही लड़ना पड़ेगा। और फिर राजमाता जी की, आरएसएस की बात तो टाल नहीं सकते थे, भैरव सिंह जी की, और वो जनता ने और सभी कार्यकर्ताओं ने मिल कर के एक सपोर्ट दिया। और कांग्रेस का जो भीनमाल माना, जो गढ़ माना जाता था, उस गढ़ को जिस प्रकार से वो कहते हैं गढ़ बहा दिया, तो गढ़ भेल दिया था और पहली बार यह कांग्रेस हारी थी। बाकी सही है कि कांग्रेस का ही ज़्यादा वोट कांग्रेस के हैं यहाँ, लेकिन वोटरों की कोई पार्टी नहीं होती। वोटरों की, वोटर आदमी के पीछे जाते हैं और पार्टी के पीछे जाते हैं। उसके बाद में सुना मैंने लगा था 7 लड़े, थोड़े वोटर से 98 में हारे। चलो हवा खराब थी पार्टी की, 16 हार गए। फिर 2003 के अंदर धांधली हुई, उस जातीय समीकरण बिगड़ गई, और बिगड़ने के हिसाब से फिर भी खाली मात्र 1813 वोटों से हारना को बड़ी बात नहीं थी। चुनाव उसके बाद में भी हुए। 2008 में
सरकार तो कांग्रेस की बनी, लेकिन माननीय समरजीत सिंह जी को मैंने 22,000 समथिंग वोटों से उस समय भी हरा दिया। तीसरी बात, जब समरजीत सिंह को टिकट नहीं मिला, ओम सिंह जी को टिकट मिला 2013 में, तो 42,000 से ओम सिंह जी चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी का मैं ही जीता, दूसरी बार लगातार। तीसरी बार 2018 में चुनाव हुए, 13 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी और वसुंधरा जी ने बहुत ही अच्छे नेक और विकास के कार्य करवाए, जो आज भी लोगों में, चाहे सड़कें हैं, चाहे बिजली है, चाहे पानी का मामला हो, चाहे इस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का हो, चाहे ये सारे जो थे शिक्षा के हो, ये सारे जो मामले थे इतना विकास करवाया। और नीति से, जिस बार भैरू सिंह जी की नीति थी कि हम हर गांव तक सड़क ले जाएं, सड़क मंत्री माने इस दुनिया में नहीं रहे, भैरू सिंह भी नहीं रहे, शिक्षा मंत्री, ये पीडब्ल्यूडी मंत्री ललित जी भी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन लोगों को याद जरूर आएंगी। भैरू सिंह शेखावत एक बहुत ही वजूददार और ईमानदार व्यक्ति थे और वो विकास के कार्यों में, और फिर मेरे साथ में उनकी बहुत हंसी मजाक होती रहती थी पर्सनल जी। मुझे बुलाते थे, जैसे वो कहते हैं ना कहानियाँ सुनाओ जी, तो मैं इनके पास बैठ के जी। जैसा कि आपने स्वर्गीय भैरू सिंह जी का जिक्र किया, कल स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब की 15वीं पुण्यतिथि थी। बिल्कुल। आपने भैरू सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी काम किया, बिल्कुल, और आपने उसके बाद 2 मुख्यमंत्रियों के साथ और भी काम किया, जिसमें अशोक गहलोत साहब और वसुंधरा राजे सिंधिया जी थे। बिल्कुल। स्वर्गीय भैरू सिंह जी से जुड़ी कोई खास आपकी याद जो आप बताना चाहेंगे? भैरू सिंह जी शेखावत एक साधारण व्यक्ति थे। हम बाई इलेक्शन में एक बार चुनाव हुए थे, जब हरदेव जोशी जी का निधन हो गया था, रात का समय था, मेरी गाड़ी पीछे थी, माने वो मुख्यमंत्री तत्कालीन थे ओम प्रकाश जी माथुर, डॉक्टर राम प्रसाद जी, हमारी गाड़ी यहाँ पीछे थी, और भैरू सिंह स्वयं उतरे और एक हेडपम्प था, हेडपम्प से चालू कर दिया। मैं क्या, ये क्या करो साहब, पहले तू बैठ जा, मेरे को मेरा काम है करने दे। उन्होंने खुद ने हेडपम्प चालू किया और खुद ने हाथ मुँह धोया और वहाँ के पानी की पिया कि बहुत ही अच्छा पानी है। फिर बोला कहीं रोटी है कि कहीं से लेके आ, चलते से खा लेंगे। उस मतलब एक ईमानदार के साथ साथ एक व्यक्तिगत के भी वो धनी थे भैरू सिंह जी, इसलिए इनको लोग, भले वो दुनिया में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में भैरू सिंह का नाम भी लिखा जाएगा। 1993 में आपने पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद बदस्तूर आपने 2023 तक आपको भारतीय जनता पार्टी ने 7वीं बार चुनाव मैदान में लड़वाया। इन 30 सालों के समय अंतराल में, इन 30 सालों के दरमियान में राजनीतिक मुद्दों और प्रचार के तौर तरीकों में आपने कितना बदलाव देखा है? देखो, पहले राजनीति अलग थी, कोई लोग अपेक्षा नहीं रखते थे, लोग आते थे, छोटा मोटा काम होता निकल जाते थे। आजकल इतना है कि वो पहले जैसा समय तो नहीं रहा, लेकिन मेरा एक ही मुद्दा था कि कोई झगड़ा टंटा फंटा माथाकुट फाताकुट न हो, शांति बनी रहे, और शांति बनी रहे, शांति के साथ में विकास भी हो। और पहला मेरा मुद्दा था विकास में 1996 में पहला मुद्दा उठाया था, पानी, बिजली, सड़क। तो पानी हमारे पास था नहीं, पानी लाने का एक ही सोर्सेज था, माई बजाज योजना। वहाँ से मैं चालू की, देवी सिंह जी भाटी तत्कालीन इरिगेशन मंत्री थे, भैरू सिंह जी शेखावत CM थे, उन्होंने कहा कि ये फाइल भारत सरकार को भेजनी पड़ेगी। भारत सरकार में राजस्थान से, भीनमाल से, हमारे जालौर जिले से पारसाराम जी मेघवाल जो कांग्रेस पार्टी से थे, उनको मैंने फाइल दी कि आप 367 में ये उठाइए एक मामला कि भाई हमारा जो हक का पानी है 1966 के समझौते के हिसाब से मई बजाज का पानी मिलना चाहिए। और संघर्ष करते 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 आज परिस्थिति ऐसी बन गई कि शायद अब उम्मीद बन गई है कि माई बजाज का पानी सिरोही
बाड़मेर और जालोर जिलों को सिंचाई के लिए मिलेगा, तो लोगों किसानों को राहत मिलेगी। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा और हमने सब कुछ देखा हुआ है, गरीबी क्या होती है, गरीब की क्या परिस्थिति रहती है। फिर मैं कुछ पढ़ा तो था, मैं 8वीं पास 12वीं पास करके चला गया बॉम्बे, वहाँ भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है पास साइड में, वहाँ नौकरी भी की, फिर खुद का बिजनेस भी किया। और 93 में वहाँ भी राजनीति करते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि नहीं करते थे। वामन राम जी परब और इनके जो बड़े बड़े देश पांडे साहब, इनके साथ में और विशेषकर संघ के लोगों के साथ में हमारा मिलना जुलना ज़्यादा रहता था। उसके हिसाब से राजनीतिक दल के हिसाब से करते थे छोटी मोटी, लेकिन वो अलग थी राजनीतिक। या तो कुछ उल्टा सीधा बोल देते, उठा के टेक देते पुलिस वाले अंदर, लेकिन बोले नहीं छोड़ा तो ठीक नहीं रहेगा, छोड़ भी देते थे। कुछ जो न बोलने की चीज़ें यंग थे, 17-18 साल की उम्र में यंग रहता है, कुछ ना कुछ मुँह से निकल जाता है। सर 2023 में आप केवल 1000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए और आपका माहौल भी अच्छा बना हुआ था, लेकिन आप बहुत ही नज़दीकी मुकाबले में चुनाव हारे। रावण कैसे मरा था? रावण का भेद देने वाले कौन थे? विभीषण जी थे ना, उसके सगे भाई तो थे, वही तो थे। जब इसका जो वध हुआ था बाली सुग्रीव का, अनिति से हुआ था ना। मुझे तो बड़ा गर्व है, मैं हारा नहीं हूँ, कि जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने खुद ने छल करके जनता के वोटों से, तो सिर्फ 156 वोट से हारा हूँ, कर्मचारी वोटों से हारा हूँ, जनता के वोट से हारा नहीं हूँ। जिस प्रकार से कुंभकर्ण और हनुमान जी के हो गई थी, मेघनाथ की, बोले जब मैं किसी को चंद्रिका वाटिका के अंदर मैया सीता जी के पीछे गए थे मिलने के लिए, और हनुमान जी की बांदर कहाँ से आ गया, पूरी वाटिका उखाड़ कर दी, तो उन्होंने एक बाण मारा था मेघनाथ जी ने। तो मेघनाथ जी ने बाण मारा था, तो वो हनुमान जी का कुछ बिगाड़, जिसका 2 क्रूस आए। अच्छा। हनुमान जी हंसने लगे, मेघनाथ रोने लगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा तो रो क्यों रहा? बोला तू क्यों हंस रहा है? बोला भैया मैं जब बाण मारता था तो आकाश में मुझे इंद्र का वरदान है, इंद्र भगवान खुद मेरा बाण धो के पाताल में जाकर के किसी की गर्दन आकाश में उड़ाने के बाद आते रहा, तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सका। बोले तुझे भी मैं धन्यवाद देता हूँ मेघनाथ जी, कि मेरा 1.5 उंगला काटने वाला पहली बार आप ही मिले हो, बाकी मिला आप नहीं। तो सारे जो नेता थे कांग्रेस बीजेपी बड़े झब्बे वाले जिनको कहते हैं ना, आम कार्यकर्ता नहीं था। आम कार्यकर्ता जुड़ता है दिल से, क्योंकि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के हित की पार्टी है और राष्ट्र हित के लिए काम करती है, न कि अपना घर भरने के लिए। क्योंकि इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, माननीय मोदी जी और सब जो काम कर रहे हैं वो देश के हित के लिए कर रहे हैं। बाकी उनके कौन से बच्चे हैं मोदी जी के? हम ही तो हैं सारे उनके बच्चे। इसलिए रोक के खड़े हो गए। मुझे अफसोस इस बात कर रहा है, 20-25 से हारता तो मानता कि नेताओं में कुछ वजन है, लेकिन सारी फिल्में फेल हो गई। इस प्रकार से वो एक पिक्चर थी तो बहुत खर्चा किया था, रूप तेरा मस्ताना, जितेंद्र की, वो फेल हो गई थी। वो कहानी इनकी भी पिक्चर फेल हो गई। सर आपने फिल्मों का जिक्र किया, रूप तेरा मस्ताना। अक्सर आपके बारे में सुना जाता है कि आप पुरानी फिल्मों के, पुराने गानों के बहुत शौकीन हैं। आजकल भी क्या फिल्में देखने का समय मिल पाता है? देखो मैं देखता हूँ आज भी पुरानी फिल्मों में जब हीरोइन आती थी तो पूरे कपड़े पहन के आती थी, साड़ी में आती थी, उसमें कुछ वजन रहता था। चाहे राजकुमार जी हो, विशेषकर राजकुमार जी को भी डायलॉग मारते थे तो कहते थे ना कि सेठ सानी सेठ जिसके अपने घर शीशे के हो, शायद वो कभी दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। तो राजकुमार जी एक ऐसे व्यक्ति थे, मनोज कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति थे, धर्मेंद्र जी सदाबहार हीरो थे। वो तो राजेश खन्ना थे, सुपरस्टार भी मिले, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार मिले, देवानंद जी, और पुराने जो थे और पुराने वजन थे गानों में, लता जी के हो, चाहे मन्नाडे जी के हो, चाहे रफ़ी साहब के हो, उसमें वजन था और उसमें कुछ सार निकलता था कि इस गानों में कुछ हैं। अब तो क्या है, गाने कौन चाहते कि मैं तो रास्ते में जा रही थी, बेलपूड़ी खा रही थी,
तो गाने थोड़े ही, उसमें वजन रहता था, उसमें कुछ सार निकलता था। ये वक्त पिक्चर में कहते थे ना, दिल है बाहर का तेरे मेरे इकरार है, दिल के सहारे आजा प्यार करे। मतलब उसमें कुछ वजन था, उसमें कुछ शब्द थे जो लोगों को पसंद आते थे। इसलिए मैं भी पुरानी फिल्में एक रोज़ देखता हूँ शाम को घर पे सोने के पहले, 9 से 9:30 से या 10 से 11 तक फिक्स है। कोई भी पुरानी फिल्म अगर मिल गई तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिल्म मैंने देखी थी मेरा गाँव मेरा देश, और पहली फिल्म मैंने देखी थी बॉम्बे में 4 आने का टिकट था शायद, उस दिन 2 पिक्चर देखी थी, मेरा गाँव मेरा देश और एक फूल दो माल, जो संजय और साधना की थी। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी थी? मेरे सारी फेवरेट ही हैं। मेरी फेवरेट हीरो मेरी पत्नी है, और कौन सी आपको गानों का भी बड़ा शौक है साहब? गाना बिल्कुल आपके गाते हैं, पसंद? हम तो विधानसभा में गाते हैं, इसमें क्या हुआ। विधानसभा में हम जब शुरू मामा भाषण होता था तो डायलॉग के साथ ही होता था, और वो हमने आपके सारण साहब भी थे, हमारे पूर्व प्रधान मुरादान जी, उनसे ही सीखा था सारा ये गज़ल फजल ये सब, वो भी शौकीन थे। और हमारे एसडीएम थे एक बार धीरे जी श्रीवास्तव, ये सारे उस समय बैठते थे। चलो अभी तो मामला उम्र हो गई, पूरा हो गया, फिर बैठते थे शाम को जब महफिल में, तो ये सब चलता था कम 2-2 बजे तक, वो अलग मामला था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हमला किया और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। इस नरसंस हत्याकांड में 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। आपकी प्रतिक्रिया? वो एक कायर लोगों का काम था, और विशेषकर अगर आपकी जगह आप हो, आप जात के सारों आपकी जाति पे गाली दे दूँ तो आपको ज़रूर आपका दिमाग छलकेगा, आपको व्यक्तिगत में दे सकता। ये तो ये पूरे हिंदू जाति के ऊपर जो था एक वार था कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, ये नहीं देखा कि तुम कौन हो, राजपूत हो, चौधरी हो, ये हो, फलाना हो, सारण हो, कौन हो, फिर ब्राह्मण हो, वो नहीं देखा उन्होंने। और बेवजह लोगों को मारा, इसलिए ईंट का जवाब पत्थर का देना ही था। और उसके घर में घुस करके जो मोदी ने भुटका किया, उसको भुटका ही बोलते हैं। और जब एक आवाज़ उठती है ना, वो एक लाक्सा जर्मन में होता है कि जब जंगल में आग लगती सबसे पहले चूहे भागते हैं, और जब शेर की आवाज़ उठती है, शेर बोलते ज़रूर है लेकिन एक शेर और आते हैं तो सारे इकट्ठे हो जाए जानवर, फिर ये बब्बर शेर बोल रहा है, तो बब्बर शेर की आवाज़ सुनकर सारे बिल में घुस जाते हैं। तो पाकिस्तान आखिरी बिल में घुस गया, क्या फ़ायदा हुआ? हालांकि भारत का ये इरादा नहीं था, भारत चाहता तो 1 घंटे के अंदर उसको साफ कर सकता, आज भी भारत के पास वो शक्ति है, लेकिन भारत को नरसंहार नहीं करना था। भारत को मारना मकसद था सिर्फ आतंकवाद, और आतंकवाद को मारने के लिए मोदी जी भी कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी धरती पे पैर रखोगे तो समझ जाओ पाकिस्तान कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को यहाँ बैठ बैठ के मार डाला, और फिर वो देखते रहे। जो बहुत पुराने थे, जो बहुत बड़ी जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका पूरी जिन्होंने हमला किया था भारत पे, वो मार नहीं सके, मोदी ने वो करके देखा है। इसलिए उसको बब्बर शेर मैं भी कहता हूँ, पूरा विश्व भी कहता है। मोदी जहाँ जाते हैं ना, तो इज्जत होनी चाहिए। वो कहते हैं जिसकी इज्जत है वही सब कुछ है। यदि आदमी की एक बार इज्जत चली गई तो वो दोबारा नहीं आती। पैसे तो जाते फिर वापस भी आ जाते हैं कहीं ना किसी रास्ते से, लेकिन इज्जत एक बार गई तो फिर वो नहीं आती। आपका कार्यकाल विकास कार्यों की अपेक्षा क्षेत्र में शांति के लिए ज्यादा याद किया जाता है, ऐसा क्यों है? मेरी बात सुनो, लोगों में शांति चाहिए, अशांति करके क्या फायदा? लोग शांति रहे, जातिवाद न हो, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चले, और सभी राजनेता यही चाहते हैं। अरे कोई करूँ वो हिटलर करता तो बात उसकी हालत थी हिटलर की,
कि वो मारना तो मारना चाहे, लेकिन उसने हिटलर ने भी भारत के सामने माफ़ी मांगी थी। जब सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ गए थे युद्ध के अंदर, तो उन्होंने बोला, कहा था इंग्लिश में, बोला आई एम सॉरी, वेरी सॉरी मिस्टर बोस, मैंने जो भारत के खिलाफ टिप्पणी की वो गलत की है। और वो इतना बड़ा खतरनाक आदमी जब मरा था ना, तो बंकर में मरा था। बंकर में उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो सुहागरात जन्मदिन लड़की से हुई थी उसकी शादी बाद में। बाकी प्रेम तो युद्धी लड़की से करता था, और युद्धी होकर उनका सतीश का था। तो वो कोई हिटलर तो मोदी जी है नहीं। मोदी जी तो जो गलत काम करता है उसको छोड़ेंगे नहीं, तो सही करता है उनका विकास के लिए कार्य में करते। हम शांति चाहते थे, शांति है, विकास तो बहुत करवाए, और विकास तो जो सरकार के पैसे आते हैं आज तो बहुत आ रहे हैं। इसके बेट के वगैरह सारी सड़कें बनी हुई है, तो टूटी फूटी वो भी बन जाएंगी। इस विकास से लोग कोई नहीं चाहता, लोगों को चाहिए शांति। भारत के वो लोग हैं जो हमेशा शांति चाहते थे, शांति चाहते हैं। यहाँ के लोग हैं जो पूरे शांत लोग हैं म्यांमार के, और सब शांति चाहते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि दोनों को झगड़ा करके दोनों आ जाए, उनको भैया घर पे चला जाए। पुलिस वालों कहते हैं दोनों को समझा कर भेज दे, क्यों कोर्ट के स्टेट का चक्कर खाएंगे, फालतू में बर्बाद होंगे, भेज देता हूँ समझा कर। जैसा कि आपने बताया कि फिल्में देखने के तो बड़े शौकीन हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या हैं? आपको खाने में क्या पसंद है, या कोई खेल वगैरह में आपको क्या पसंद है? खेल तो हम पहले खेलते थे जब स्कूल में पढ़ते थे तब। उसके बाद न जाना कौन से खेल खेले मुझे भी याद नहीं है लेकिन वो फुटबॉल और क्रिकेट नहीं था, कोई और भी हो सकता है। खाने में तो मैं कोई देसी सब्जी, देसी रोटी, घी कम खाता हूँ, लेकिन फिर भी देसी घी, बाजरी की रोटी और छाछ, और कोई भी सब्जी मिल जाए तो शांतिपूर्ण सत्य, और वो भी शुद्ध, कहा कि हमारे घर की खुद की, बाजरा भी घर का, गेहूँ भी घर के, मूंग भी घर के, टोटल दाल वाल, मिर्ची टोटल नमक और गुड़ शक्कर छोड़ के सारे घर के। कपड़े बाहर से लाना पड़ते हैं। घी भी सारा रॉ मटेरियल, तेल भी हमारे घर का, हम खुद चक्की से निकालते हैं पिसा के, रायडे का वही यूज करते हैं, यहाँ से लेके बम्बई तक। जैसा कि आपने बताया कि आपने राजनीति में तो कई खेल खेले हैं, वो तो खेलने सामान्य लोगों की जानकारी में है भी, लेकिन बचपन में ऐसा कोई किस्सा जो लोगों को पता नहीं हो और आप बताना चाहें? ऐसा कोई मैंने कोई बचपन से किस्सा नहीं, बचपन में थे वो कहते हैं लड़क पर खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, यही सबको निभाना है, सजंद्रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, आगे जाना ही है तय। बिल्कुल सर, मृत्यु शाश्वत सत्य है और उसको, उस सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता। आप हर उम्र के लोगों के मध्य लोकप्रिय हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, और आपके वीडियोस लोग इंतजार करते हैं कि पूर्णराम जी का कोई वीडियो या ऑडियो कब आएगा और हम देखेंगे। और विशेष तौर से आपको लोग एमएलए साहब या नेताजी, जैसा कि अक्सर एमएलए को कहा जाता है कि जगह आपको पुरजिबा कहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसकी कोई खास कारण? उसमें क्या है, जो स्कूल में पढ़ाती है वो या तो टीचर हो गया या अध्यापिका या अध्यापक हो गए। बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में जाते हैं उनसे प्यार से बोलते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो जो अध्यापक हैं और अध्यापिका है उन बच्चों को भी सिखाती है कि पुरजिबा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे आदमी है, बस अच्छे लोगों की मदद करिए। वही हमारे पास आ गए कोई टीचर के मेरे भाई साहब वहाँ लगे हुए हैं और कुछ हमारी मदद करो, तो मैं कभी मना नहीं करता। इतना मना जरूर करता हूँ, किसी को पैसा दिया मुझे पता लग गया तो आपका काम नहीं होगा, ये भूल जाओ, ये तो उधर से चले जाओ, ये मैं सब कर रहा हूँ। मैं जयपुर है तो जयपुर मेरे भले साथ में आ जाना, मैं आपके सामने मार्क करा दूँगा और आपका काम हो जाएगा। सर, आप राजनीति में बहुत लंबे समय से हैं, करीबन आपको 40 साल हो गए। आपके लिए राजनीति में कोई रोल मॉडल या आपके लिए कोई ऐसा नेता जिससे आप प्रेरणा लेते हो या आपने उससे मार्गदर्शन प्राप्त किया हो? देखो,
मैंने कहा ना कि भैरव सिंह शेखावत, वो प्रकाश जी माथुर, राजवी साहब, हम 4 में थे, राजवी साहब तो फिर उनके नवाई साहब थे, तो आते तो हम 3 जने तो जरूर, इनके जो पिए थे गुप्ता जी, देवकिंदन जी भी हैं, वो सर्विस में ही हैं। हम बैठ के जरा थोड़ा चाय जो नाश्ता करना और सब बातें, आधा घंटा बात होती थी, फिर पूछते थे कहाँ क्या है। भैरव सिंह जो पूरा एक पॉइंट याद था, वो बताते थे। फिर वसुंधरा जी, वसुंधरा जी का एडमिशन बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा कार्यकाल रहा उनका। और वर्तमान में माने बजेला जी हैं, उनका भी अच्छा कार्यकाल है। जो पार्टी ने, लोग तो कहेंगे कि भाई देखो पार्टी के तो कोई गुटबाजी नहीं होती है, जो सीएम बन गया वो भारतीय जनता पार्टी का सीएम है, वही होगा। वसुंधरा जी ने बहुत सारे काम करवाए, और जो विकास के कार्यों में जो माने अभी जयलाल जी शर्मा साहब है, वो भी विकास के कार्य में कहीं कमी आने नहीं दे रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को तबादला दे रहे हैं और देना भी चाहिए। चलो सुनाम में भी मैंने कहा ना, सुनाम में वो मेघनाथ वाली और रोमांच वाली खाद मेरी भी हुई है। ये 20-25 हज़ार से हारते को तो फिर मुस्कान आप दे के कह सकते हैं कि हमने तुमको हरा दिया। अब क्या हरा दिया तुमको, बाल कैसे का पतरा हरा दिया, हराया गया। अरे गलती हो गई और हार के कर्मचारी बेचारे फंस गए, कर्मचारी फंस गए कि हमको कुछ मिलेगा। वो हो गया वो सेठ जी के गुट का सवाल मामला। वो गहलोत साहब ने सेठ जी सिटी के देंगे आपको, देंगे 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 क्या, बोला गुड़ दोगे, बोला कितना, बोला ज़्यादा देंगे। एक सेठ जी ने कहा था कि बच्चों के मुझे घर बताना फलाना सेठ जी का, जसराज जी का, तो क्या दोगे, बोला गुड़ दो। क्योंकि गुड़ की दुकान थी, 1 किलो तोला, 2 किलो, 5 किलो, बोला नहीं। आपने कहा घना गुणों से ज़्यादा देना। तो उसने सेठ जी बड़े होशियार थे, एक में 2.5 किलो, एक में 2.25 किलो तोला, बोला कौन सा चाहिए। लड़कों ने कहा कि मेरा बाप अलग ही दिख रहा है वो 2.5 किलो लेके चले गए, सुबह 3.25 किलो 2.25 किलो रख के, बोला ये आधा नुकसान हो गया। इसलिए लालीपाप दिया इन कर्मचारियों को गहलोत साहब ने। और फिर गहलोत साहब ने चले गए कुर्सी छोड़ के भी, और जो नहीं करने के काम थे वो करके हमारे यहाँ विवाद पड़ा जिले वाला। जबकि 1992 प्रेम सिंह जी ने पहला मुद्दा उठाया था, उसके बाद मैंने 96 में उठाया। तब तो ये सिलसिला चल रहा था, भीमालगढ़ बनाते तो न सासुर का विवाद था, न रानीपाड़ा का था, न बागुड़ा का था, न भीमाल का था। उन्होंने तो टेक दिया अंधेरी रात में, दादा कोड़ के कहते था और जिला के बना दिया। मैंने कहा सीएम साहब ये तो गलत किया है। बोले भाई ये हो गया। तो उन्होंने कहा अभी ये सारी कांग्रेस इसी टाइम एक भी नहीं आएगी, और दूधू फूदू बूदू सारे फेल हो गया डेरा। सर आपका पहला कार्यकाल 1993 से 1998 तक का था, और उसके बाद आप 2 चुनाव हारते हैं, और 2008 से आप जीत की हैट्रिक बनाते हैं, 3 चुनाव लगातार जीतते हैं। आप 4 विधायकी के कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। इस 4 कार्यकाल के 20 साल के समय में कोई ऐसा खास कार्य, वैसे आपने बहुत सारे कार्य करवाए होंगे, लेकिन ऐसा कोई खास कार्य जो आप करवाना चाहते थे और आप करवा सके? देखो मैंने कहा था ना, मेरा एक ही टारगेट था, एक ही मकसद है कि देश का किसान सबको खुद खाता है, सबको खिलाता है। देश का किसान खुश होना चाहिए, और देश के किसान को चाहिए पानी सिंचाई के लिए। और पहला टारगेट और एंड तक यही टारगेट रहेगा कि माही बजाज का पानी जब लोगों के खेतों में पहुँचेगा, तब मैं कहूँगा कि मुझे हे भगवान तो मृत्यु दे देना। आपने माही बजाज का जिक्र किया, जिसके लिए काफी कोशिशें चल रही हैं और काफी कोशिशें सफल भी हुई हैं। बिल्कुल। आपने अपने स्तर से उस परियोजना के लिए क्या योगदान दिया, क्या मुद्दे उठाए? अगर आपने विधानसभा में कोई मुद्दा उठाया हो, या आपने अपने स्तर से कोई कोशिश की हो? 1996 से ये मुद्दा उठा रहे हैं। किसान संघर्ष समिति भी है, किसान संघर्ष से हम साथ में रह करके और किसान संघ के साथ में रह करके ये सब कार्य किया है। माननीय साबरलाल जी जाट इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने पूरी फाइल बढ़ाई। उनका डेथ होने, उनकी मृत्यु होने के बाद में
माने राम प्रताप जी लोग साहब, जिन्होंने पूरी फाइल बना करके जो एकदम माई का पानी कडाला से आ सकता है, कैसे आ सकता है, कौन से रास्ते से आ सकता है, कि बनास नदी और ये सब मिल कर के उसमें से डाले, कौन से बाद में डाले। तो ये पानी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये समझौते का पानी है। 1966 सॉरी, उसमें तत्कालीन मंत्री थे राजस्थान के कृषि मंत्री ये नाथुराम जी मिर्जा, और व्यास जी थे वहाँ को मंत्री, विधि मंत्री या जो भी थे गुजरात के। ये समझौता हुआ था, जल समझौता जिसको कहते हैं। उसके बाद में फाइल चलती रही कि जब कडाला नर्मदा का पानी कडाला बाद में आ जाएगा तो हम आपका जो पानी है वो आपको दे देंगे सेल्फ स्क्वेस पानी। लेकिन उसमें नर्मदा का पानी जो 24 क्यूएस पानी हमारा अभी भी बैलेंस उनके पास है, और 24 क्यूएस पानी तो हमारे पूरा आधा राजस्थान काफ़ी सिंचाई के लिए बहुत हो जाता है। तो ये मतलब बहुत पहले से सब लोगों ने उठाया मामला। जब विधानसभा आती तो ये मुद्दा तो उठता ही उठता था। कभी मैंने उठाया, वो कभी योगेश दत्ती ने, ये नान सिंह ने उठाया, शंकर सिंह जी ने भी उठाया, सगन जी ने भी उठाया, रतन देवासी ने उठाया, रामलाल जी ने उठाया। सब लोगों ने ये मुद्दा उठाया क्योंकि पानी का मामला था। और अभी आस लेके बैठे हैं कि ज़रूर पानी आएगा। जब खोसला आयोग की रिपोर्ट हमारे पक्ष में आ गई 84 के अंदर 1994 में, तो पानी आने के बाद तो बैरिशी जी ने एक समझौता किया, उनके पैसे भरे थे। नर्मदा का जो सीलू के अंदर आया पहला पानी 2008 में, माननीय वसुंधरा जी ने उसका उद्घाटन भी किया था। तो उस समय से ही जो हमारा बैलेंस पानी था वो उनको शायद बनास में डाल के मिले, या सुकड़ी सिलवाड़ा, ये जितने बांध बड़े हैं, विशेषकर सेई बांध, ये पानी आता है वहाँ से सेई में, सेई से जबाई, जबाई से जितने बंदे उसमें आए और नदी बहे तो ये हो गया काम सारा। अपने आप सिंचाई के साधन हो जाएंगे और जो पानी है ग्राउंड लेवल है ऊपर आ जाएगा। फिर क्या ज़रूरत है? सारे जो रॉ मटेरियल हैं और एक किसान खुश हो जाएगा। आज की किसान की स्थिति बहुत ख़राब है, 850, 800, 550, 700 तक लेवल चले गए। किसान करे तो क्या करे? किसान को हकीकत के अंदर मैं भी खेती करता हूँ, लंबी छोटी खेती करता हूँ, लेकिन हिसाब किताब देखते हैं लास्ट में मैंने कल हिसाब देखा तो 1.5 लाख रुपये ऊपर आ गया। ठीक है, आ गया तो आने दे। क्यों? एक तो अनाज के भाव नहीं है, जीरा के भाव, इसबगुल उनके भाव हैं नहीं जितने होने चाहिए थे, और पैदावार हैं ठीक हो रही है फिर भी, लेकिन पानी का ग्रेड लेवल नीचे जाने के हिसाब से ये सब नहीं हो रहा है। आधुनिक खेती में ना शुरू की अनार की, उसके बाद में भी और भी खेती चालू कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है। उसमें मामला फिर भी आगे बढ़ता जाएगा। आपने सर राजमाता सिंधिया जी का जिक्र किया, राजमाता जी से आपके कैसे संबंध रहे? देखो, राजमाता सिंधिया जी मुंबई में आती थी, कभी भी तो वहाँ रुकती थी, बैरिशी जी भी आते थे, और हमारा आना जाना था। हमको कोई इतना कोई था नहीं कि इलेक्शन नहीं लड़ना है। इलेक्शन लड़ना तो समझौता 1980 में हुआ, तो बाला साहब ठाकरे ने और उन्होंने कहा था, वामन राम जी ब्रह्म अध्यक्ष थे कि आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़ लो। मतलब भैया हम बिजनेस करने का चुनाव लड़ने के लिए लड़ा लेंगे। ये तो 1993 में जब 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा बाई इलेक्शन हुए तो किसी न किसी तरह सरकार बनानी थी, और ये कोई जीत नहीं रहा था। तो विशेषकर संघ के लोगों ने कहा कि ये चुनाव आपको ही लड़ना पड़ेगा, मुझे आपको हमें कोई दिख नहीं रहा फिलहाल। वो समय की बात है। आज तो चलो 25 तैयार हो जाएंगी, वो अलग मामला है। लेकिन ये वोट एक ऐसी चीज़ है, वोटर एक ऐसा है कि वो जिसका मन आत्मा से वोट मिलता है। तो किसी को पैसे से खरीदना नहीं मिलता है वोट, या किसी के झगड़ा करने से या दादागिरी से वो वोट नहीं आते हैं। तो प्रेम से देते हैं ना। लोगों को शांति चाहिए, बस लोग शांति चाहते। विकास तो होता रहता है, क्या है, पता है कि बिजली आनी तो आनी है, सड़क बननी है तो बननी है, स्कूल बननी हो 100 का, खाली कोशिश ही करनी है। लेकिन बेस्ट है कि लोगों में शांति बनी रही, ये सबका। और मैं यही चाहता हूँ कि
जब तक मैं बैठा हूँ लोगों में शांति बनी रही। हो सकता है कि छोटा मोटा झगड़ा आपस में हो गया, उनको वही बैठ के बैठे वो होगी, तेरी गलती होगी, उसकी भी होगी, भूल जा, खत्म कर। आपने अभी संघ का जिक्र किया, मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जब राजनीति में आए और जब पहला चुनाव लड़ा, लगभग आपकी उम्र 38 साल थी, लेकिन आप संघ से कब से जुड़े हुए थे? बहुत पहले से, जब संघ के हम सेठ जी को तो सर्विस करते थे ना, तब भी वामन राम जी बराबर हमारे एक शाखा लगती थी कामाठीपुरा में बगीचे के अंदर। तो उस समय हम जाते थे कि जैसे इमरजेंसी लेके टेक दिया अंदर 2-4 दिन के लिए, फिर शाखा में जाना तो बंद कर दिया, लेकिन आना जाना था क्योंकि वो विचारधारा थी, राष्ट्रवादी विचारधारा। संघ कोई राजनीतिक दल नहीं है और संघ का कोई राजनीतिक दल से लेना देना, उनकी जिसके साथ में विचारधारा मिले वो उसमें संघ काम करता है। और संघ एक राष्ट्र का राष्ट्रवादी संगठन है और विश्व का बहुत बड़ा सबसे संगठन है और लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं। वो कोई टंटा झगड़ा भड़का नहीं कब कर पाता है, वो तो शांति संघ भी चाहता है कि शांति हो, हर कोई संस्था चाहती है कि शांति बनी रहे। और संघ से इसलिए था, हमारा बहुत पुराना रिश्ता था, बचपन से था, अभी से नहीं है। आप जालोर जिले के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। आपने लगभग 40 साल की राजनीति की है और लगातार 7 चुनाव लड़े हैं। आजकल के दौर में राजनीति को युवा पसंद नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि राजनीति की अपेक्षा किसी दूसरे क्षेत्र में जाना बेहतर रहेगा। आप आजकल के युवाओं को क्या सीख या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, युवा हैं, युवाओं को भी राजनीति में आना चाहिए और आ भी रहे हैं। और फिलहाल तो युवाओं को 40 साल तक 45 साल तक युवाओं को बिजनेस करना चाहिए। उसके बाद में सब भले राजनीतिक में से रहे, लेकिन बिजनेस में पहला ध्यान देंगे ना युवा, उसके बाद में राजनीति में ध्यान दे राजनीतिक में। तो अगर बोला मैं चुनाव लड़ लूँ, हाँ इच्छा होती है, यंग आते हैं हमारे पास भी, मतलब भाई साहब वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना है, मुझे प्रधान बनना है। तो बोला मुझे धंधा करना, बोला नहीं बनना तो है ही, तो बना देते हैं। युवा को अभी सारे युवा है हमारे जो बने हुए, 3 प्रधान, तीनों युवा है और तीनों महिला है, युवा भी। सर, आपने व्यापार व्यवसाय के बारे में जिक्र किया और आपका मुंबई में व्यवसाय भी है, और जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि मैंने भी वहाँ व्यवसाय किया, उस व्यवसाय से जुड़ी हुई कुछ यादें, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से मुंबई छोड़कर भीनमाल की राजनीति में सक्रिय हैं। पहले वहाँ कपड़े का उनका बिजनेस करते थे, कामाठीपुरा बहुत दुकान में भी हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस किया। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी हमारे वीडियो कैमरा वगैरह की लिमिटेड रोड पे है, और वही बैठ के हमारा बच्चा वहीं बैठते हैं, वही बिजनेस करते हैं। छोटा मोटा हम साइड में बिजनेस करते हैं कि शायद छोटे मोटी ज़मीन खरीद के गाड़े बनवाना, वो बनवाना, बेचना, यही हमारा यही बिजनेस था और कोई बिजनेस नहीं था। ऐसा कोई काम जो आपका सपना था लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए और आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में उस काम को पूरा होते हुए देख लूं? मेरी बात सुनो, जो काम पूरा नहीं कर सका, अधूरा है, उसको मैं पूरा करा के ही जाऊंगा। आपको पहले ही मैंने कह दिया, जो अधूरे पड़े काम है ना, वो पूरा मैं ही करके जाऊंगा। उसके बाद ही भगवान को आप मुझे लेके चलो। आपके कार्यकाल में राजस्थान की कला और संस्कृति को समृद्ध करने के लिए भीनमाल में पैनोरमा का भी निर्माण हुआ। उसके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से जो भी फंड एलोकेशन हुआ, उसके साथ साथ यहाँ से भी आपने अपने स्तर से भी उसमें मदद करवाई होगी। बिल्कुल भी, हाँ, मैंने भी दिए 15-20 लाख रुपए एमएलए फंड से। उसमें हमारे लखावल साहब जो थे वो इस बात में इंटरेस्ट थे। और माँ कोई मामूली आदमी नहीं था। ब्रह्मगुप्त और महाकवि माघ कहते हैं कि महाकवि माघ बहुत बड़ा जात का ब्राह्मण था, श्रीमाली ब्राह्मण, बहुत बड़े पैसे वाले थे। लेकिन उनकी एक आदत थी कि जो भी उनके घर में है उनको सब कुछ दे के चले जाता। और एक बार नहीं 2 बार जब राजा भोज आया, उन्होंने कहा कि कैसे हुआ ये, तो उन्होंने कहा एक काम कर दे, और सॉन्ग आया कि गणित की रचना कैसे होती है।
तो गणित का 0 0 0 से तो होगी नहीं। जी। तो उन्होंने बोला कि 1 करो, उसके आगे 0 0 0 करो तो संख्या में ये संख्या पहुँचेगी। वो पहले व्यक्ति थे महाकवि माघ, इसलिए मनोरमा बना। जो ब्रह्मगुप्त थे उसमें वैदिक शिक्षा और ये जो आज जो जिसको व्यायाम करते हैं वो थे, तो दोनों भिनमाल के ही थे। और उन्होंने एक ही कहा था राजा भोज ने कि हे महाकवि माघ, एक काम कर लो। तो महाकवि माघ ने एक ही पुस्तक लिखी थी, वो थी शिशुपाला वध। और वो पूरे विश्व में इतनी किताब चली कि वो फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए। और आज भी उनके जो परिवार वाले लोग हैं आज भी यहाँ रहते हैं भिनमाल में। जो भी इनकी पीढ़ी है, मतलब 10वीं 15वीं पीढ़ी, फिर भी आज भी वो भी अभी भी रहते हैं। और श्रीमाली ब्राह्मण है, वो पूरे भारत में क्या जहाँ भी है वो भिनमाल के ही हैं। उनकी उत्पत्ति पूरी भिनमाल में हुई थी। उसमें 50,000 ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे, तो 5,000 ने भोजन नहीं किया, वो चले गए, इसलिए वो पुष्करना ब्राह्मण कहलाए। तो जोधपुर साइड में वगैरह है। लेकिन जब महालक्ष्मी को यहाँ नारद का शराब लग गया था इसी भिनमाल में, तो न स्त्री न इसमें पड़ गया था, उसने हेक किया था। तो महालक्ष्मी जी ने वरदान दिया श्रीमाली ब्राह्मणों को। आज भी दोनों महालक्ष्मी जी के मंदिर हैं, बाजार में भी हैं और एक तोराडाल में भी है। सर, भिनमाल एक ऐतिहासिक धरोहर रही है, महाकवि माघ की जन्म स्थली मानी जाती है। हिंदुस्तान के इतिहास में भिनमाल का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि चीनी यात्री ने भी अपने वर्णांत में भिनमाल का जिक्र किया था। आप किताबों का भी जिक्र कर रहे हैं, आपकी साहित्य में कितनी रुचि है? आप आजकल भी किताबें पढ़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, वो आज भी किताब पढ़ता है। और मुझे पहले भी गया मेरा नंबर, मुझे उसमें नंबर 95 मिलते थे, उस समय भी मैं पढ़ता था। तब ये तो इसलिए साहित्य में रुचि है कि चाहे पुराने लोकगीत हो, पुराने चाहे किसी भी तरह के भजन हो, उसमें रुचि रहती। उसमें कुछ बोल में था तो था, अब तो कुछ है ही नहीं। जो औरतें गाना गाती है ना, तो उसमें पहले तो भजन था जब शादी का गाना, अब तो उधर क्या गाड़ी ऊपर काश का बंगला, नीचे शरबत की दुकान, थारा औरों जी कमाई यात्रा दारू में कमाई, वो सिस्टम है। वो पहले नहीं था। पहले लोग जो महिलाएं की ये लोक गीत गाती थी ना शादियों वगैरह, उसमें भजन था। उसमें कुछ शब्द थे जो वास्तव में थे। वो कह रहे थे कि मिर्तिया, तो मिर्तिया कौन था? जब ये आड़ी आड़ी ने उसको सर काट के दे दिया मिर्तिया, तो वो मिर्तिया तो ये आगे हो जाते हैं, शादी करने के लिए जाते हैं। तो बोला मुझे मिर्तिया कहते रहे, बाप तेरे को नहीं कह रहे, वो लगता। आपने गानों का जिक्र किया, लोकगीतों का जिक्र किया, जो राजस्थान की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इससे समृद्ध है। भिनमाल में आप 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, आपने बहुत सारे काम करवाए हैं और उम्मीद है आप और भी आगे बहुत सारे काम करवाएंगे। हम आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं, आपके स्वस्थ होने की कामना करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी विकास के नए आयाम स्थापित करते रहेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश के करंट अपडेट्स और विभिन्न क्षेत्र की शोधपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अल्टीमेट इंडिया 360 के साथ। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे किसी चर्चित व्यक्तित्व के साथ। अल्टीमेट इंडिया 360 चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें।